वेलकम क्लास। आज हम फार्माकोलॉजी का एक यूनिट डिस्कस करेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई। इसमें हम आई के डिसऑर्डर्स देखेंगे, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आंखों में होती हैं और उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, और जो दवाइयां हम यूज करते हैं वो किस तरह से काम करती हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं। तो हम सबसे पहले आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। आई विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आई हमारा एक सेंस ऑर्गन है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ईयर, जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोज स्मेलिंग सेंस देता है। माउथ में टंग होती है। टंग हमें टेस्ट, टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होती है वो हमें टेस्ट का एहसास कराती है। और आंखें विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी जो आंखें हैं वो हमारे ऑसिपिटल लोब से कनेक्टेड होती हैं। हमारी आई से एक क्रेनियल नर्व, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये नर्व ऑसिपिटल लोब से आई को कनेक्ट करती है। जो कुछ हम देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग ऑसिपिटल लोब में होती है। ऑसिपिटल लोब हमारे हेड के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर विजन्स की प्रोसेसिंग होती है, और जो नर्व आई को ऑसिपिटल लोब से कनेक्ट करती है उसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है। आई में आपका आइरिस होता है। आइरिस स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, सॉफ्ट मसल्स होते हैं, जो कि हमारे आई लेंस के को फोकस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी आंखें पास का और दूर का देख पाती हैं। ठीक है। तो हमारे आई लेंस को एडजस्ट करने के लिए आइरिस मसल्स होती हैं, और ये दो टाइप की होती है, सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स। आपने देखा होगा, यदि प्रकाश कम है तब भी हम देख पाते हैं, पास की चीजों को हम देख पाते हैं, दूर की चीजों को हम देख पाते हैं। तो हम ये क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो आई लेंस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स की वजह से होती है। मसल्स उसको प्रेस करेगी तो आई लेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो यदि आई लेंस ठीक हो जाएगा तो हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। यदि हमको पास की चीजों को देखना है तो हमारा आई लेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो वो फोकस कर पाएगा, तो फोकस को हमारी आई एडजस्ट कर पाती है। और यदि वहीं हमें दूर का देखना है तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, लेंस पे से प्रेशर को कम कर देंगी। लेंस पे से प्रेशर कम होगा तो लेंस हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो दूर की चीजों पे फोकस कर पाएगा। ठीक है। नॉर्मली हम जब किसी पास की चीज को देखते हैं तो हमें क्या डिस्टेंस रखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट हमें रखना चाहिए। सपोज यदि हम स्टडी कर रहे हैं और हम किसी चीज को बहुत पास से देखते हैं, है ना, बहुत पास से, तो उससे क्या है, हमारे आई लेंस में प्रॉब्लम आता है ना। तो कुछ लोगों को पास का नहीं दिखता, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता। कुछ लोगों को ना तो पास का दिखता है ना तो दूर का दिखता है। कुछ लोग कलर में कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी आंखों में आती है। पास का नहीं दिखेगा तो उसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, है ना। दूरदृष्टि दोष में दूर का अच्छा दिखता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का अच्छा दिखता है, दूर का अच्छा नहीं दिखता, है ना। और एक दोष ऐसा है जिसमें ना पास का अच्छे से दिखता है ना दूर का अच्छे से दिखता है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आई ग्लासेस का यूज करते हैं। आई ग्लासेस लगाते हैं हम, है ना। और लेंसेज यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करते हैं। तो ये सब एक जनरल डिस्क्रिप्शन है आई से रिलेटेड, है ना। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप आई के बारे में डीपली पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर में, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। आई यदि हमारी काम ना करे तो हम देख नहीं पाएंगे चीजों को, इसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ब्लाइंडनेस पार्शियल भी हो सकती है और कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कंप्लीट ब्लाइंडनेस में हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है। और पार्शियल ब्लाइंडनेस में हमें थोड़ा बहुत नजर आएगा। तो यदि कोई व्यक्ति ब्लाइंड है तो वो पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट ब्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है। और आंखों से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आई में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम अवॉइड करें तो आगे चल के वो आई के सेल और टिश्यू को डैमेज करेगा, जिससे हमारी आई परमानेंट डैमेज हो सकती है। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है आई लेंस के बारे में। आई लेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही चीजों को फोकस करता है और रेटिना पे इसका इमेज बनाता है जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है। जिस भी चीज को हमें देखना है उस पर लाइट पड़ना बहुत जरूरी होता है। जब उस पर लाइट पड़ेगा और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आएगा तो रेटिना पे हमारा
एक इमेज बनाएगा लेंस, ठीक है। और वो जो इमेज है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको सीधा सेंस कराता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन की ब्यूटी है कि वो हमें हर चीज को ऐसे दिखा रहा है। एक्चुअली जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। हमने जैसे किसी पेड़ को देखा, तो वो पेड़ का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे एक्चुअली उल्टा बना हुआ है, लेकिन हमारे ब्रेन ने उसको सीधा करके सेंस करा दिया। और यदि जैसा दिख रहा है वैसे ही सेंस कराएगा तो हमें दुनिया की हर चीज उल्टी नजर आएगी। और यदि हर व्यक्ति को दुनिया की हर चीज उल्टी नजर आए, तो क्या वो उल्टी रहेगी? क्यों? उल्टी रहेगी क्या वो फिर? हेलो? उल्टी नहीं रहेगी वो, ठीक है। तो सॉल्यूशंस पे हम यदि बात करें तो आई ग्लासेस के अलावा, कॉन्टैक्ट लेंस के अलावा, या सर्जरी भी यूज की जाती है। कभी कभी आई की कोई प्रॉब्लम है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, मेडिसिन से मैनेज नहीं हो रही, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज नहीं हो रही, है ना। तो उस केस में हमको आई की सर्जरी भी करनी पड़ती है। और आई से एसोसिएटेड प्रॉब्लम कौन से डॉक्टर चेक करते हैं? आई स्पेशलिस्ट, जिनको हम नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं, ठीक है। कुछ आई की प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो कि जेनेटिक होती है, हेरिडिटरी होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। जैसे कलर कलर ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम है, जिसको आप फिजिकली किसी की आंखों को देखोगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। बट आप उसको यदि ग्रीन और रेड कलर दिखाओगे, जैसे एक इशिहारा बुक आता है जिससे हम अपनी आई की टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। बहुत से लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, पर वो लाइफ टाइम कभी इस चीज को समझ नहीं पाते, वी आर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। इशिहारा बुक में कुछ इमेजेस होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उसमें नंबर्स होते हैं। जब आप उन नंबर्स को देखते हो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो नंबर्स डॉट डॉट से लिखे होते हैं, रेड और ग्रीन कलर का यूज होता है। तो आप उन नंबर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस होती है। जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन जब बॉडी का होता है, जिसको हम मेडिकल टेस्ट कहते हैं, आर्मी में भी होता है, एयरफोर्स में भी होता है, तो वहां पर इस टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। जैसे रेलवे के जो जॉब्स होते हैं, क्योंकि रेलवे में आपको सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो रेलवे के जो जॉब्स होते हैं उसमें ग्रीन और रेड कलर के सिग्नल्स होते हैं, है ना। तो उसको कोई यदि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन में इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, व्यक्ति रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जब जैसे ही अंधेरा हुआ, है ना, तो व्यक्ति को जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, इसके प्रकाश में उसको कुछ नजर नहीं आता, है ना। उसको केवल सूर्य उदित होगा तब वो देख पाएगा, सूर्य अस्त होगा तो उसकी बत्ती गुल हो जाएगी, वो कुछ नहीं देख पाएगा। तो केवल दिन में उसको दिखता है, इसलिए इसको रतौंधी भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, है ना। और डिस्टेंस विजन लॉस मतलब दूर का नहीं दिखना, नियर विजन लॉस मतलब पास का नहीं दिखना। अब ये जो आई से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, ये कुछ डिजीजेस की वजह से भी होती है जिसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें ब्लड का प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, ठीक है। तो जिस वजह से ओवरऑल बॉडी में प्रेशर बढ़ता है, तो यही प्रेशर हमारी आंखों में भी बढ़ेगा, जो ह्यूमरस फ्लूइड होता है हमारी आई में। तो उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है। तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से ग्लूकोमा की कंडीशन डेवलप होती है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनका शुगर लेवल हमेशा हाई रहे, है ना, नॉर्मली शुगर लेवल हमारा खाना खाने के बाद 150 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम कभी कभी 200 तक भी चला जाए, इट्स ओके, है ना, यदि कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो। पर हमेशा यदि 200 से ज्यादा है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें 400 500 तक टच कर कर जाता है, mg पर डेसीलीटर। तो ऐसे केसेस में क्या है, खून के गाढ़ा होने की वजह से भी प्रेशर बढ़ता है, और यही प्रेशर हमारी आंखों पे भी पड़ता है, क्योंकि आंखों में भी एक फ्लूइड होता है, और वो भी हमारे आई बॉल पे एक प्रेशर जनरेट करता है। और बैक साइड में जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है, तो विजन लॉस हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं। बढ़ती एज के साथ जो हमारे आइरिस मसल्स होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं। तो रिजिडिटी की वजह से वो लेंस को प्रॉपर फोकस फोकस करने में हेल्प नहीं कर पाते, है ना। तो उसकी वजह से विजन थोड़ा कमजोर हो जाता है ना। और आंखों की प्रोटेक्शन के लिए उनकी क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एनुअली यदि आप आई चेकअप कराओगे तो आप
आई में जो प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं वो बहुत ग्रेजुअली, धीरे 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 होंगे, तो जब उनके सिम्टम्स आते हैं तब तक हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो एक एज के बाद हमें, 40 के बाद, 35 के बाद हमारी आंखों का चेकअप करवाते रहना चाहिए। क्योंकि आंखों में जो डैमेज होता है उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। और आंखें हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। यदि कोई व्यक्ति इस दुनिया को देख ना पाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक ब्लाइंड व्यक्ति ही समझ सकता है कि आंखें होना क्या होता है। तो आप सभी लोग अपनी आंखों की बहुत ज्यादा केयर किया करो। आई को वॉश किया जा सकता है। आई को यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी की आंखें लाल हो रही है तो 2-4 दिन, हफ्ते भर वो ऐसे ही बैठा हुआ है, नहीं। आंखें वो बॉडी का पार्ट नहीं है जिसको आप ऐसे इग्नोर करो, है ना। क्योंकि आंखों में यदि इन्फेक्शन हुआ है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो वो इन्फेक्शन अंदर की तरफ बढ़ेगा, और आई के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको वो डैमेज करने लगेगा, और वो यदि डैमेज होंगे तो फिर उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। हमारी आंख का जो सेंटर पार्ट होता है, जिसको हम पुतली कहते हैं, जिसको हम पीपल कहते हैं, है ना, पुपिल। तो ये जो पुपिल होता है, ये डायलेट होता है और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना, और डायलेट मतलब फैलना। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे आई का सेंटर पार्ट है, ठीक है। ये वाला, ये वाला जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पुपिल, ठीक है। और यहीं पर ये जो लेंस होता है इसके चारों तरफ मसल्स होते हैं, रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है। तो हमने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था ये चीजें, है ना। सिंपैथेटिक क्या होता है? जब हमारी पीपल डायलेट हो जाएंगी, और डायलेट कब होंगी? जब हम शेर देख लेंगे, है ना। और ये डायलेशन क्यों होगा? ये जो मसल्स हैं, ये यदि रिलैक्स हो जाएगी तो लेंस का साइज बढ़ जाएगा। लेंस का साइज बढ़ जाएगा तो हमारे पीपल डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। हमें कोई दूर की चीज देखनी है तो हमारे पीपल डायलेट हो जाएंगे, है ना। जब व्यक्ति सामान्यतः स्लीपिंग मोड की तरफ जाता है तो उसके जो आंखों की पुतली है वो सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें आई को एग्जामिन करना है ना। तो एग्जामिनेशन के लिए हम कुछ आई, ऐसे आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो पीपल है ये डायलेट हो जाए, जिससे हम आंखों का एग्जामिनेशन प्रॉपर कर पाए। तो इस टाइप के ड्रग्स हम यूज करते हैं आई के एग्जामिनेशन में। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो मैंने आई के आपको जो माइनर प्रॉब्लम्स बताई, ये आपको समझ में आई है? कि मायोपिया क्या होता है, ये सब आप स्कूलिंग में भी पढ़ चुके हो, और ये सब बेसिक होता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होती है ना। एस्टिस्टैग्मेटिज्म की प्रॉब्लम क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। और वर्ल्ड वाइड भी यदि हम देखें तो कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज है। जितने भी लोग इस दुनिया में ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं उसमें से 60% लोगों को कैटरैक्ट हो गया है, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें क्लाउडी और ब्लड विजन हो जाता है। ग्लूकोमा में क्या होता है, पेशेंट का जो साइड विजन है वो कमजोर हो जाता है, मतलब उसको केवल सेंटर की चीजें दिखाई देती है, आसपास की चीजें दिखाई नहीं देगी। जैसे आपके सामने कोई स्कूल है और स्कूल के बाजू में एक पेड़ है, तो आपको केवल स्कूल दिखेगा, पेड़ नहीं दिखेगा। पेड़ के ऊपर एक, स्कूल के ऊपर एक पतंग उड़ रही तो पतंग नहीं दिखेगी आपको। स्कूल के बाजू में एक हेडपंप है तो हेडपंप नहीं दिखेगा, केवल सेंटर का विजन आएगा। अभी मैं आपको इसकी इमेजेस दिखाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप में से कोई बताएगा मायोपिया क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो। यस सर। मायोपिया क्या होता है बेटा? सर नियर साइटेड। हाँ, इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें हमको निकट का अच्छा दिखता है, दूर का अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का अच्छा दिखता है, पास का अच्छा नहीं दिखता। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कहते हैं। और एक होता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिमेटिज्म क्या होता है? किसी को याद आ रहा है? या आपने स्कूल में पढ़ा होगा?
एस्टिमेटिक्स में क्या होता है, यदि मैं एक पीस ऑफ पेपर पे लाइनें ड्रॉ करूं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है, ये दोनों लाइन जब मैं ड्रॉ करूंगा, तो आप, जो व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होता है वो एक ही लाइन देख पाएगा एट ए टाइम, या तो हॉरिजॉन्टल देख पाएगा या तो वर्टिकल, या कोई वो ऐसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जिसमें हॉरिजेंटल भी लाइनें हैं और वर्टिकल भी है, जैसे कोई किसी गेट को देख रहा है ना, गेट में रॉड्स लगे हुए हैं, तो उसको एट ए टाइम एक ही दिखेगा, या तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा या तो वर्टिकल दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सिलेंड्रिकल जो लेंस आते हैं वो यूज करते हैं। और हमारी आंखों के लिए एक विटामिन है जो कि बहुत जरूरी होता है, आप लोग को पता होगा, विटामिन ए, है ना, ये हमको पपाया से मिलता है, जब मैंने विटामिन पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी हमारी आंखों में नहीं होनी चाहिए, उससे जीरोप्थेल्मिया का प्रॉब्लम आता है, ड्राइनेस ऑफ आई, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके फार्मेसी में भी जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी एग्जिट एग्जाम होगा, तो आपको इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है जो कि आई से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई के लिए कौन सा विटामिन बेनिफिशियल होता है, विटामिन ए, उसका सोर्स होता है पपाया, तो पपीता खाया करो। खाते हो पपीता? पपीता से हमें विटामिन ए मिलेगा, और विटामिन ए हमारे आई में रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यदि रोडोप्सिन की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा डिजीज होगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्योंकि रोडोप्सिन हमें हेल्प करता है रात में दिखने के लिए, तो रात में हमें दिखना बंद हो जाएगा, है ना। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो आंखों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं माइड्रेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। माइड्रेटिक्स की डेफिनेशन: these are the pharmacological agents which administered फॉर माइड्रियासिस, ये माइड्रियासिस के लिए यूज किए जाते हैं, इनको माइड्रेटिक्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, पुपिल को डायलेट करेंगे, ठीक है, दे आर पुपिल डायलेटर। तो ये जो पुपिल होती है, ये सेंटर वाला पार्ट है, इसको हमें डायलेट करना है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको आई को एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो आई की जैसे सर्जरी होनी है ना, हम और भी बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं आंखों में, यदि इन्फेक्शन हो गया है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप यूज करेंगे, और भी एंटीबायोटिक्स है जो आंखों में यूज किए जाते हैं, जेंटामाइसिन है ना। और आंखों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, आई के डिजीज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रोडक्ट्स की फार्माकोलॉजी होती है कि हम आंखों पे जो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं उसके डोजेस क्या होंगे, उसके आंखों पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो इसकी स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। तो माइड्रेटिक्स आपको समझ में आया, ये पीपल को डायलेट करेंगे, और पीपल डायलेशन का जो प्रोसेस है इसको हम माइड्रियासिस कहते हैं, और ये ड्रग्स को हम माइड्रेटिक्स कहते हैं, ठीक है, माइड्रियाटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है 3 नंबर में, माइड्रेटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो माइड्रेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पीपल को डायलेट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम माइड्रियासिस कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं, आई के एग्जामिनेशन में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा पीपल डायलेट हो जाता है, तो अंदर हम आंखों के ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। तो ये पीपल का डायलेट होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आई में थोड़ा पेन होता है, आई की डॉक्टर को एग्जामिनेशन करनी है, तो पेशेंट को पेन का सेंसेशन ना हो, इसलिए लोकल एनेस्थेटिक्स भी आंखों में यूज किए जाते हैं। ये टेम्परली जो जनरल पेन के सेंसेशंस होते हैं वो उसको सप्रेस करते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक्स भी आंखों में यूज किए जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक में आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पर माइडियाट्रिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स के एग्जाम्पल है एट्रोपिन, है ना, और साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, स्कोपोलामीन, ये ड्रग्स के नाम आपको याद रखना है। एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड और स्कोपोलामीन, जो ड्रग्स के नाम आपको इजी हो, आप याद रख पाओ, ऐसे 2 नाम आप याद रख लेना। सिंपेथोमिमेटिक ड्रग्स में आएगा एड्रेनालिन, फिनाइल एफिनेफ्रिन, कोकेन और इफिड्रीन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया माइड्रेटिक्स का। और माइड्रेटिक्स क्या करेंगे, पीपल को डायलेट करेंगे। और हमारा पीपल कब डायलेट होता है, कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट हमारे पीपल को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, बताओ।
यस्टरडे मैंने आपसे कहा था ना आपको पढ़ना है। सिंपैथेटिक। वेरी गुड। वेरी गुड आरती, सर। शाबाश। है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही तो हम शेर देखेंगे, किसी फाइट एंड फ्लाइट के मोड पर आएंगे, करो या मरो की कंडीशन में आएंगे, तभी तो हमारी आंखें फटेंगी। है ना। जंगल में हमने अचानक शेर देख लिया, तब हमारी पीपल डायलेट हो गई कि यार क्या आ गया सामने। अब तो हम गए, कहाँ भागे, क्या करे। करो या मरो की स्थिति, या तो हम भागेंगे या तो हम लड़ेंगे। फाइट एंड फ्लाइट मोड, फियरफुल सिचुएशन आ गई तो पीपल डायलेट हो गई। वो कहावत है ना, अरे वो चीज देख के मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। तो आंखें फट गई ना, फट कैसे गई, क्योंकि पीपल डायलेट हो गई। तो आपकी जो आंखें हैं, वो बीच का जो काला हिस्सा है, ठीक है, वो आपका चौड़ा हो गया। ठीक है। और वही पतला भी होगा। अब आपको नींद आ रही है साहब, तो जो आंख का बीच का काला हिस्सा है वो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना, डायलेशन मतलब फैलना। है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, बताओ। एड्रेनलिन सर। वेरी गुड। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, बाकी लोग। मैंने कल ही आपसे कहा था ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस पढ़ना है आपको। नहीं पढ़े आपने। हार्ट बीट हमारी कब तेज होगी, ब्रीदिंग रेट कब तेज होगी हमारी, बताओ। आरती को छोड़ के आप में से सिंपैथेटिक। कोई भी बताओ, बोलो। सिंपैथेटिक। हाँ वेरी गुड, सिंपैथेटिक। गुड रवि। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, हमारी हार्ट रेट तेज हो जाएगी, हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी। है ना, हार्ट को तेजी से पंप करना पड़ेगा, ब्लड की सप्लाई करनी पड़ेगी मसल्स में, क्योंकि मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आप भाग रहे हो, आप लड़ रहे हो। एनर्जी की जरूरत है। हर मसल्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के लिए ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तब मिलेगी जब आप तेजी से ब्रीदिंग करोगे। तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी और हार्ट बीट भी बढ़ेगी, ताकि बॉडी को पावर मिल सके लड़ने के लिए। इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको सिंपैथी देता है, ये आपको रिलीफ देता है। आपने शेर देख लिया तो आपको भागने में मदद करता है। सामान्यतः आप उतना तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना तेज आप तब दौड़ोगे जब पीछे पागल कुत्ता दौड़ जाएगा। आप समझ जाओगे आज नहीं दौड़ा तो 14 पेट में तो छुआने पड़ेंगे, भैया भाग। फुल पोटेंशियल के साथ भाग, दौड़। आज नहीं दौड़ा तो कुत्ता काट लेगा। तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप बहुत तेजी से दौड़ोगे। तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है, एड्रेनालिन की वजह से आ रही है। एड्रेनालिन आपको सिंपैथी दे रहा है कि नहीं। वर्स्ट सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, एडवर्स सिचुएशन में आप हो, आपको इसने सिंपैथी दी, आपको हेल्प की, ताकि आप भाग पाओ। आपके हार्ट बीट को तेज कर दिया, आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया, आपके बॉडी में पसीना आने लगा, आपको स्वेटिंग आने लगी। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी जब तेजी से काम कर रही है तो गर्मी जनरेट हो रही है। तो वो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए स्वेटिंग होने लगी। स्वेटिंग हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ना। अब उस वक्त आपने यदि लेग पीस खाया सपोज, और आपके सामने शेर आ गया, तो अभी लेग पीस को बचाना ज्यादा जरूरी है कि अपने लेग पीस को बचाना ज्यादा जरूरी है, बताओ। अपने लेग को अपने बचाना लेग जरूरी है पीस सर। को बचाओगे भैया, वो पचा तो बाद में भी लोगे। तो इसीलिए हमारी बॉडी में ये एक तराजू की तरह काम करता है। वैसे ही शेर देखा तो भागोगे। अभी क्या, अभी फिल्ट्रेशन का काम कम हो जाएगा। किडनी को बोलेंगे साहब अभी थोड़ा सा रुक जाओ तुम। पेट को बोलेंगे आप भी थोड़ा सा धैर्य धारण करें साहब, अभी हमें एनर्जी सप्लाई और कहीं करनी है ना। अभी हमें मतलब वर्स्ट सिचुएशन को फेस करना है। तो इस तरह से दोनों सिस्टम काम करते हैं, आप इसको हमेशा याद रखना। तो अब ये जो माइग्रेटरी ड्रग्स हैं, ये क्या करेंगे। सिंपेथोलाइटिक मतलब, लाइटिक मतलब क्या, तोड़ना। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ये कम करेंगे, पैरासिम्पेथोलाइटिक। लाइटिक मतलब होता है तोड़ना, पैरासिम्पेथोलाइटिक मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम करना। इसका मतलब क्या, कोलिनर्जिक ड्रग्स या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, बताओ। पैरासिम्पेथोलाइटिक कौन से ड्रग होंगे, एसिटाइल कोलिन के कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगे या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगे। एसिटाइल कोलिन तो रिलीज हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आ रही है, हमको अभी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी चाहिए क्या डायलेशन के लिए, नहीं चाहिए। तो हम एसिटाइल कोलिन के एंटागोनिस्ट देंगे, जिसको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एग्जांपल है ट्रोपिन, होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, स्कोपोलामीन।
ये ड्रग्स है आपके माइड्रेटिक्स, मतलब ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ठीक है। इसी के उल्टा सिंपेथोमिमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं? मिमिक्री क्या होती है? मैं यदि सलमान खान के जैसे एक्टिंग करूं तो मिमिक्री हुई ना। आपने देखा होगा मिमिक्री मतलब किसी के जैसी आपको कॉपी करना है, आवाज मिमिक्री निकालना। करनी है, तो मिमिक कर रहे हैं ये। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या काम कर रहा है? एड्रेनालिन। तो जो ड्रग एड्रेनालिन की तरह काम करेंगे उसको हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स कहेंगे। तो एड्रेनालिन के इंजेक्शन लगते हैं कि नहीं पेशेंट को? आपने यदि उसको एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया तो माइड्रेटिक्स की तरह काम करेगा या नहीं? क्यों करेगा? क्योंकि वो तो उसका काम ही है ना। तो एड्रेनालिन का इंजेक्शन हुआ, फिनाइल हुआ, कोकेन हुआ, है ना, और इफिड्रीन हुआ। तो ये ड्रग्स क्या है? सिंपैथोमिमेटिक की तरह काम करेंगे। और ऊपर वाले पैरासिम्पेथोलाइटिक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन के बारे में पता होगा उसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा उसको तो, है ना। तो ये माइड्रेटिक्स ड्रग्स है। अब मियोटिक्स उसके जस्ट उल्टे, है ना। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स विच एडमिनिस्टर्ड टू प्रोड्यूस मियोसिस। मियोसिस मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल। देखो, आंख की जो पुतली है वो सिकुड़ गई, आंख की पुतली सिकुड़ गई। तो मियोटिक्स का क्लासिफिकेशन हम देखें तो इसमें देखो, इसका जस्ट अपोजिट होता है माइड्रेटिक्स का। तो इसमें पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स यूज होंगे, है ना। यहां पर आपने देखा यहां कौन से ड्रग यूज हो रहे थे? पैरासिम्पेथोलाइटिक। और माइड्रेटिक्स के उल्टे क्या होते हैं? मियोटिक्स। तो मियोटिक्स में यहां पर हम देखो क्लासिफिकेशन में पैरासिम्पेथोमिमेटिक, और नीचे आ जाएगा सिम्पेथोलाइटिक। क्योंकि हमें पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को क्या करना है? बढ़ाना है। पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो हमारी पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, है ना। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी हमारी पीपल पैरासिम्पेथेटिक में जब एसिटाइल कोलिन काम करेगा। और ऊपर हमने क्या किया था? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दिए थे, और यहाँ पर हम मियोटिक्स के लिए कोलिनर्जिक ड्रग्स दे रहे हैं, है ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब पैरासिम्पेथोमिमेटिक। ठीक है। पैरासिम्पेथोमिमेटिक का एग्जांपल है एस्टाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, पिलोकार्पिन, पिरोकार्पिन, कार्पिन के आई ड्रॉप्स आते हैं, अभी इसका डोज बताऊंगा मैं आपको। फाइसोस्टिग्मीन। और सिम्पेथोलाइटिक में क्या आएगा? सिम्पेथोलाइटिक का एग्जांपल है टोलाजोलिन, है ना, डाइबेनामिन, है ना, ये गुआनिटीडीन। तो जो भी ड्रग आपको याद हो सके उन ड्रग्स का नाम आप याद कर लेना। या किसी बुक में कोई दूसरा ड्रग दिया हुआ है जो आपको इजी लग रहा है तो वो भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ये देखो माइड्रेटिक्स और मियोटिक्स। इसमें माइडियाट्रिक्स कौन सा और म्यूटिक्स कौन सा है? ये वाला कौन सा है बताओ, जिस पे मैंने अभी मार्क किया है? ये कौन सा है? ये वाला। पीडियाट्रिक्स सर। हाँ, और ये वाला? मायोटिक्स। वेरी गुड। ग्लूकोमा आपको पता ही है, इसमें क्या है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। हमारा जो आई बॉल होता है उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसके प्रेशर के बढ़ने की वजह से, जिसको हम आईओपी बोलते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। और ये एक फ्लूइड की वजह से होता है। ये फ्लूइड में यदि प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जिस वजह से हमारा विजन लॉस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट विल कम इन अपकमिंग एग्जाम्स, तो इसको आप ध्यान रखें। आई में हमारी आई की कंडीशन आप देख सकते हैं ग्लूकोमा में कैसे नजर आती है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हम ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, जैसे हम म्यूटिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। म्यूटिक में आपका कार्बाकोल, पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मीन। और एड्रेनर्जिक ड्रग्स इसमें यूज करते हैं एड्रेनालिन, पिलोकार्पिन। और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं टीमोलोल। बीटा ब्लॉकर आपको पता है क्या होता है ना। एड्रेनालिन के रिसेप्टर कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा वन, अल्फा टू, है ना, बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। तो ये एड्रेनालिन के रिसेप्टर है, इनसे बाइंड करता है एड्रेनालिन। और उसके ब्लॉकर मतलब एड्रेनालिन के एंटागोनिस्ट। ठीक है। तो हमें यदि क्या होता है, जो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा है, या तो हम उसके प्रोडक्शन को कम कर दें और या तो उसके फ्लो को बढ़ा दें। आंखों से यदि वो बाहर निकलेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। या हम उसके प्रोडक्शन को ही कम कर दें। प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो हमें ऐसे ड्रग्स देना पड़ेगा जो कि सिक्रीशन को कम करे, है ना। तो इस तरह के हम ड्रग यूज करते हैं इसमें। इसमें हम ऑस्मोटिक एजेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे मैनिटॉल और ग्लिसरीन। ये डायूरेटिक्स एजेंट होते हैं, है ना, बॉडी से यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे जिस वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है।
कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, ये ड्रग क्या करता है, ये भी डायूरेटिक की तरह काम करता है, यूरिन के प्रोडक्शन और फ्लो को बढ़ा देगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में प्रेशर कम हो जाएगा और हमें ग्लूकोमा में रिलीफ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस फ्लूइड के प्रोडक्शन को ही कम कर देंगे, तो इसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे, जिसका एग्जांपल है टीमोलोल। टॉपिकली हम इसको यूज करते हैं, इट्स मीन 0.5% की कंसंट्रेशन हम आई ड्रॉप के थ्रू आंखों में डालते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जिसमें एसिटाजोलामाइड हम ओरल रूट से यूज करते हैं 500 mg, और डोर्जोलेमाइड का आई ड्रॉप यूज करते हैं। अब हमें इसके आउटफ्लो को बढ़ाना है, इसके ड्रेनेज को क्लियर करना है। जो कैनाल है जिसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है सामान्यतः, उसको हमें बाहर निकलने देना है, तो उसके लिए हम मियोटिक्स यूज करेंगे। ठीक है। तो मियोटिक्स जब हम यूज करेंगे तो वहां से प्रॉपर स्पेस बनेगा उसको बाहर निकलने के लिए, है ना। मसल्स को हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, माइड्रेटिक्स और मियोटिक्स क्या करते हैं, ये आइरिस मसल्स पे काम करेंगे, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, है ना, रिलैक्सेशन करेंगे, तो उसके थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं। ऑस्मोटिक एजेंट्स हम यूज करते हैं मैनिटोल आईवी रूट से, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम यूज करते हैं टॉपिकली, इसकी बहुत ज्यादा कम कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं। आई ड्रॉप के थ्रू दिए जाते हैं ड्रग्स, टॉपिकल यूज जब हम करते हैं, ठीक है। और इसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कि आंखों में यूज की जाती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो आपको पता ही है ना, क्या होता है। ये कुछ ड्रग्स है जो हम आंखों में यूज करते हैं रेटिना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए, ऑक्यूलर डायग्नोसिस के लिए। एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्लूकोमा में पेशेंट को कैसे नजर आता है, आप देख रहे हो इस इमेज में। ये देखो, ये बच्चा खेल रहा है, ग्लूकोमा के पेशेंट को वो बच्चा ऐसा नजर आएगा, और नॉर्मल जिसकी आई होगी उसको ऐसा नजर आएगा। तो जिसको ऐसा नजर आता है या ऐसा नजर आना शुरू हो गया है, वो समझ जाओ कि ग्लूकोमा की शुरुआत हो गई है, ऐसे पेशेंट को समझ जाना चाहिए। ठीक है। उसका सेंटर विजन ही रहेगा बस। कंजक्टिवाइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है जिसमें आई में इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हो इस आई में इन्फेक्शन हो गया है तो रेडनेस आ गई है। ठीक है, और वहाँ के मसल्स भी वीक हो रहे हैं। कैटरैक्ट, ये लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। आई में इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है जैसे विटामिन ए की, और जो रेटिनल वेसल्स हैं उसकी डिजीज हो सकती है, केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है, आंखों में कोई ऐसा केमिकल जा सकता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट जा सकता है जो आंखों को डैमेज करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिसेप्टार की लोकेशन, ये है अल्फा रिसेप्टार, ये है अल्फा टू रिसेप्टार, और ये है बीटा टू रिसेप्टार। ये जो रिसेप्टार है इसी से हमारे ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं। तो हम जैसा हमें जिस हिसाब से हमें जरूरत है मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, हम उसके एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर ड्रग्स देके उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है। ये है हमारी सीलियरी मसल्स, अभी आपको बताया था रेडियल टाइप की होती है और सर्कुलर टाइप की होती है, और यही मसल्स हमारे आई लेंस को एडजस्ट करती है। अब ये देखो पुपल साइज मियोसिस, मियोसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये है पुपल साइज का बढ़ना। फोकल साइज बढ़ेगा माइड्रेटिक्स में, तो ये देखो ये माइड्रेटिक्स की कंडीशन है, और ये मियोसिस की कंडीशन है। मियोसिस किसकी वजह से होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से होता है, और पीपल में जो डायलेशन है माइड्रेसिस वो किसकी वजह से होती है, सिंपैथेटिक की वजह से होती है। मतलब हमें सिंपैथेटिक के यदि हम एंटागोनिस्ट दे देंगे तो हमें ये एक्शन मिल जाएगा इसके अपोजिट, यदि हमको इसको रोकना हो तो। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा पुपिल, और यहाँ पर आप ये रेडियल मसल्स देख सकते हैं जिसपे अल्फा रिसेप्टार होते हैं। ठीक है, और ये है हमारा सर्कुलर मसल्स जिसपे मस्कैरानिक रिसेप्टार होते हैं। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार का नाम क्या होता है, मस्कैरानिक और निकोटिनिक। M1 M2 M3 M4 M5 पढ़ाया था ना मैंने आपको, निकोटिनिक रिसेप्टार एन एन और एन एम। तो मस्कैरानिक रिसेप्टार होता है हमारी आंखों पे, इसलिए तो ये दवाई अपना एक्शन दे पाती है। मस्कैरेनिक एजेंट का एग्जाम्पल क्या है जो कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, मतलब उसके एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे, तो पिलोकार्पिन और कार्बाकोल। अल्फा एड्रेनर्जिक का ब्लॉकर ब्लॉकर का एग्जाम्पल है टोलाजोलिन, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीकोलिनर्जिक का ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट और एट्रोपिन। अब इन ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जा सकती है, और ये लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि इसका एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है, और ये छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं,
और जिनकी एज 65 से ज़्यादा है उनको भी नहीं दी जाती। और ऐसे पेशेंट जिनको कैटरैक्ट हो गया है, मोतियाबिंद, तो उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। पिलोकार्पिन का डोज क्या होता है? 1 to 4% पिलोकार्पिन नाइट्रेट। नाइट्रेट के साथ इसका सॉल्ट बना के दिया जाता है आई ड्रॉप के फॉर्म में। टोलाजोलिन 1 to 2 mg पर केजी, ये बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, आईवी रूट से दी जाती है, और 10 मिनट तक इसका एक्शन बना रहता है। इसके इंडिकेशन क्या है? ये पीपल को डायलेट करेगी, एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना और ऑप्टिक नर्व के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, और डायग्नोसिस ऑफ आइरिस प्रॉब्लम में हमें हेल्प करेगी। ठीक है, इसके डोज क्या होता है? ट्रोपिकामाइड 0.5% का सॉल्यूशन आता है, डायलेट पीपल को 30 मिनट तक रखता है। और एट्रोपिन है 1% सॉल्यूशन, इसका एक्शन काफी लंबे समय तक रहता है, 7 to 12 डेज। साइक्लोपेंटोलेट 1 to 2%, 24 आवर्स तक इसका एक्शन रहता है। तो यहाँ पर हमने ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, और उसके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, एंजॉय संडे टुडे। बाय। बाय सर, थैंक यू।